प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को भी करेंगे संबोधित। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लोगों को मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की आगे आने की अपील। कहा, इस साल के अंत तक 606 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की होगी जरूरत। अमेरिका ने 64 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता का किया वादा। और चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के नए सीजन का आज से आगाज। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना स्विट्जरलैंड के यंग बॉयज से। वहीं देर रात बार्सिलोना के सामने होगी बायर्न म्यूनिख। और अब डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। विश्वविद्यालय की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रही। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजादी के आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्र नायकों को याद किया। पीएम ने कहा कि उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गईं, लेकिन 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता सीखने को मिलती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश
के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की यानी आयातक की छवि से बाहर निकलकर दुनिया के सामने एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर यानी निर्यातक की नई पहचान के रूप में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश ही नहीं दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन, युद्धपोत, ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। और बात ताजा खबरों की। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में आज वो शामिल हुए और इस मौके पर राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी भारती के नाम से एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया और हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत इसलिए प्रभावी लड़ाई लड़ पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभाषा के माध्यम से पूरे देश को एकजुट किया। गृहमंत्री अमित शाह हिंदी दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को बल देती हैं। दुनिया भर के देश ये लड़ाई को इस तरह से लड़े कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकारें लड़ी, मगर भारत इस लड़ाई इस तरह से लड़ा कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ की जनता एकमुश्त एकजुट होकर लड़ी, इसलिए हम विजयी। कम से कम क्षति के साथ इसमें से बाहर निकले। और ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जी ने लगभग
अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपालों के साथ, व्यापारी मंडलों के साथ, डॉक्टरों के साथ और देश की जनता को संबोधित करने के 35 से ज्यादा प्रयास किए और सभी के सभी राजभाषा में करे तो इसका नीचे तक पहुंचना सुनिश्चित होगा। मित्रों, हमने संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। और साथ ही गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का भी अपने संबोधन में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान का मतलब उत्पादन और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना नहीं है, बल्कि भाषा में भी हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, तभी देश सही रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। 75 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आजादी के अमृत महोत्सव के जो प्रमुख लक्ष्य है, उसमें से एक लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का भी रखा है। मैं आज मन से पूरे देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं है, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भाषाओं के बारे में भी हमने होना है, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना समाप्त है। भाषाओं के बारे में हम आत्मनिर्भर न बने तो आत्मनिर्भर भारत के कोई मायने ही नहीं रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब डरने के दिन चले गए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वैश्विक मंचों पर हिंदी में बोलते हैं और इससे बड़ी गौरव की बात और क्या हो सकती है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की जरूरत है। वो जमाना गया जब हिंदी बोलते थे तो होता था कि किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति मेरा मूल्यांकन करेगा। आपका मूल्यांकन आपके कामों के आधार पर ही होगा, आपकी क्षमताओं के आधार पर ही होगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था। हिंदी दिवस पर संविधान सभा के आदर्शों और सौहार्द को याद करें, जिसने संविधान में हिंदी और भारतीय भाषाओं को सम्मान दिया। हमारी भाषाएं देश की सांस्कृतिक एकता का सूत्र रही हैं। भारतीय भाषाएं सीखें, भाषाई सौहार्द बढ़ाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों बधाई। हिंदी को एक सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ये आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिंदी लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश के निवासी उसी भाषा में चिंतन लेखन करें। किसी भी देश का समग्र विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी मातृभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। मातृभाषा ही ज्ञान और अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम भी है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के प्राचीन ज्ञान में ही आज के युग की अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं और 21वीं सदी के भारत के विकास में इस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के राजभाषा विभाग ने हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में राजभाषा विभाग ने केंद्र सरकार के कार्यालय में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संदेश के आह्वान से प्रेरित होकर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने स्मृति आधारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्वदेशी टूल कंठस्थ को अधिक लोकप्रिय बनाया। विभिन्न सरकारी संगठनों के हिंदी अधिकारियों को ई प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित भी किया है। और केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि सभी देशवासी हिंदी दिवस पर प्रतिज्ञा लें कि वे अपने अधिक से अधिक काम हिंदी में करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में किया जा रहा है। गृह मंत्रालय में सभी फाइलें हिंदी में प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी में कार्य कर हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन तो कर ही रहे हैं, आम जन तक सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता की भाषा में देने का महत्वपूर्ण काम भी इसके साथ ही होता है। आइए हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर हम प्रतिज्ञा लें कि हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अधिक से अधिक मूल कार्य हिंदी में कर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। भारत की वो नारियां जो बन रही हैं समाज में बड़े बदलाव की नायिकाएं, जो तमाम बाधाओं को पार कर हासिल कर रही हैं असाध्य लक्ष्य, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। महिलाओं में अदम्य साहस होता है, जिसकी परिचायक बनती है तमाम ऐसी महिलाएं जो साबित करती हैं कि उनमें कितनी इच्छा शक्ति और जज्बा है कुछ हटकर करने का। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। It was 26th of May 2002. A grenade exploded in my hands. In that very instance, I had lost both my hands from my wrist. But more than that, the severity of the injuries was to my legs, both my legs. I had multiple fractures, nerve paralysis. I did survive, and I made it through that night and made it through several nights after that. Since then, I would say that I have carried very proudly my identity as a survivor. This is Malvika here. You can watch me on In Conversation With on DD India. Namaste India. Namaste land. Marhaban ila al-Hind. Zari India. Salam India. Namaste India. नमस्कार भारत। Muy Nous India. sommes l'Inde. Nahnu Hunud. India. Ma Hindi Hasti. Mung Hindian. सलाम हिंदुस्तान। We are India. कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें।
Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. कोरोना से बचाव की। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाषा किसी भी देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और साहित्यिक पहलुओं को जानने का सशक्त माध्यम होती है। राष्ट्र की भाषा जब विकास की वाहक बनती है तो नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हिंदी के प्रचार प्रसार में पूरी तन्मयता से अपना योगदान देंगे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिंदी दिवस के अवसर पर ट्वीट करके कहा कि भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है, अपितु ये हमारे संस्कृति और संस्कारों की संवाहक है। हिंदी दिवस के अवसर पर सभी हिंदी सेवियों और भाषाविदों को मंगल कामनाएं। आइए आज राजभाषा हिंदी के साथ भारत की अन्य भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान देने का संकल्प लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा
कि हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे अधिक लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। हिंदी एक भाषा के रूप में भारतवासियों के बीच सेतु का भी काम करती है। इसका प्रचार प्रसार करना और आधिकारिक उपयोग करना सभी हिंदी सेवियों का दायित्व बनता है। और यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहे मिड डे प्राइम के साथ। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे और शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे सौराष्ट्र क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। राजकोट और जामनगर जिले में तेज बारिश के चलते विद्यालय बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही जामनगर में 2 और राजकोट में 3 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। जामनगर के निचले इलाकों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम की मदद से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम्स की सहायता लेने की सलाह दी गई है। और उधर गुजरात में बारिश की स्थिति पर ताजा जानकारी के मुताबिक राहत और बचाव कार्यों के लिए आईएनएस सरदार पटेल से नौसेना की मानवीय सहायता और आपदा राहत टीम कल शाम राजकोट के लिए रवाना हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुरोध के बाद अल्प सूचना पर यह टीम भेजी गई है। इस टीम में गोताखोर भी शामिल है। टीम राजकोट में जिला अधिकारियों को रिपोर्ट देगी और आवश्यकता अनुसार बचाव प्रयासों में शामिल भी होगी। प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों को बढ़ाने के लिए 6 दूसरी टीमें भी तैयार की गई हैं। इसी तरह से जामनगर में आईएनएस बलसुरा के कई बचाव दल तैनात किए गए हैं, ताकि शहर के बारिश प्रभावित और जलमग्न क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की सहायता की जा सके। जेमिनी बोट, फर्स्ट एड किट्स और दूसरे आवश्यक उपकरणों से लैस टीमों ने बड़ी संख्या में लोगों को बचाया भी है। नौसेना की टीमों ने फंसे हुए नागरिकों को भोजन के पैकेट्स भी उपलब्ध कराए हैं। उधर बाढ़ राहत गतिविधियों में किसी भी तरह की मदद की पेशकश करने के लिए वरिष्ठ नौसेना अधिकारी प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने चुनौतीपूर्ण हालातों में दीव के पास एक बोट में फंसे हुए 7 लोगों को बचाया। भारतीय तटरक्षक बल ने 7 हल्के हेलीकॉप्टर्स के जरिए मौसम की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच सोमवार रात तक चले ऑपरेशन को अंजाम दिया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई और उससे सटे इलाकों में हो रही औसत बारिश से आम जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पर जल जमाव की सूचना है। हालांकि रेल, सड़क और हवाई यातायात पर कोई असर नहीं पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई और ठाणे में बारिश जारी रहने की संभावना है, तो
तो वहीं मुंबई से सटे पालघर और रायगढ़ के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव की वजह से तटीय इलाकों में बारिश हो रही है और जाम की स्थिति लगातार आप देख रहे हैं बनी हुई है। दूसरी ओर बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रिंस के खिलाफ दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने पहले एक महिला की शिकायत के आधार पर लोजपा सांसद प्रिंस राज के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में लोजपा नेता चिराग पासवान का भी नाम है। चिराग पर आरोप है कि इन्होंने अपने चचेरे भाई प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई में देरी करने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने 9 सितंबर को यह प्राथमिकी दर्ज की थी। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 25,404 नए मामले सामने आए। वहीं देश में अब तक 3,24,84,159 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.78% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,404 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। वहीं 37,127 लोग उपचार करवा करके स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.58% हो गया। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,62,207 है। अब कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान ने महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। 75 करोड़ से भी ज्यादा कोविड टीके की खुराक देने में देश को सफलता मिली है। कोविड के खिलाफ देश के साझा प्रयास के जरिए इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को हासिल किया गया। देश में 75 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाने का आंकड़ा हासिल करना भी वैश्विक मंच पर एक बड़ी उपलब्धि है। बीते कुछ दिनों से देश में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके भी लगाए गए, जिसका ही असर है कि देश ने अब 75 करोड़ टीकों की उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 75 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 78,66,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वॉशिंगटन जाएंगे और विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हिस्सा लेंगे। क्वाड नेता 12 मार्च 2021 को अपने पहले आभासी शिखर सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे और साझा हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे समकालीन वैश्विक मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित भी करेंगे। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। व्यापार प्राइम में अब शुरुआत करते हैं वित्त मंत्रालय की खबर से। वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों को बॉन्ड बाजार से 15,721 करोड़ रुपए उठाने की मंजूरी दे दी है। इन 11 राज्यों में अप्रैल और जून तिमाही के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट को पूरा करने के बाद यह अनुमति दी गई। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, केरल और उत्तर पूर्व से मणिपुर, नागालैंड और मेघालय शामिल है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए थे कि अगर साल 2021-22 में अतिरिक्त पूंजीगत निवेश का टारगेट प्राप्त कर लिया जाता है तो राज्य सरकारों को जीडीपी का आधे फीसदी पूंजी बाजार से उठाने की अनुमति दी जाएगी। और अब ऐसा किया गया है। अगली समीक्षा दिसंबर में की जानी है। उधर शेयर बाजार में आज रौनक वापस आई और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुले।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 250 अंक यानी 0.43% की बढ़त के साथ 58,427 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 54 अंक यानी 0.32% की तेजी के साथ 17,410 के स्तर पर खुला। तो पिछले कुछ दिनों से आ रही जो गिरावट है वो थोड़ी सी थमी है। एक और बड़ी खबर, आरबीआई और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ने अपने पेमेंट सिस्टम को अब साझा करने का फैसला लिया है। भारत अपने यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ को जोड़ने पर अब राजी हो गया है। सुविधा जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगी और दोनों देशों के बीच पैसे का लेन देन आसानी से और कम कीमत पर हो पाना संभव होगा। आरबीआई ने कहा है कि यह फैसला G20 के वित्तीय समावेशन के सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाला है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच आवाजाही, कारोबार और रेमिटेंसेस को भी मदद मिलने की उम्मीद है। उधर ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल को लेकर देश और दुनिया में रुझान बढ़ता ही जा रहा है। बैंकिंग और बीमा सुविधाओं के बाद अब एजुकेशन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके इस्तेमाल की आवाजें तेज हो चली हैं। राजधानी दिल्ली में CSR रिसर्च फाउंडेशन ने ब्लॉकचेन और इसके भविष्य को लेकर एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें ब्लॉकचेन की खूबियों और ग्राहकों के लिए इसके इस्तेमाल पर चर्चा की गई। जानकारों का मानना है कि ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर सरकार की सेवाओं की जो कीमतें हैं उसमें कमी लाई जा सकती है। और अब बात करते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर की सुर्खियों में छाई हुई है। अफगानिस्तान की मानवीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में देश की प्रमुख जरूरतों और अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा आवश्यक तत्काल धन सहायता की जरूरत पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर अपील करते हुए $606 मिलियन की आपातकालीन सहायता का आह्वान किया है। बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानों को मदद देना आवश्यक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अफगानिस्तान के घटनाक्रम के संबंध में अमेरिकी संसद के विदेश मामलों की समिति के समक्ष पेश हुए। ब्लिंकन ने बाइडेन प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान से बाहर निकलने के फैसले का बचाव किया। वीडियो लिंक के माध्यम से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा समिति के समक्ष गवाही देते हुए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप से अफगानिस्तान पर एक बुरा सौदा विरासत में मिला था। ब्लिंकन ने आगे कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि अधिक समय तक ठहरने से अफगान सुरक्षा बल या फिर अफगान सरकार को और ज्यादा मजबूती मिलती या फिर वे आत्मनिर्भर हो जाते। उधर अमेरिका ने अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देने का फैसला भी लिया है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान में चल रहे मानवीय संकट से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता के रूप में लगभग $64 मिलियन दिए जाएंगे। अमेरिका की यह सहायता स्वतंत्र मानवीय संगठनों के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें UNHCR और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है। ये मदद 18.4 मिलियन से अधिक कमजोर अफगानों को दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि यह फंडिंग आश्रय, आजीविका, स्वास्थ्य, आपातकालीन खाद्य सहायता, पानी और कोविड से लड़ने में मदद करेगा। इस घोषणा के साथ ही अकेले इस वित्तीय वर्ष में लगभग $330 मिलियन की मदद अमेरिका ने अफगानिस्तान को दी। कतर को तालिबान पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले देशों में से एक माना जाता है। कतर ने अपने नागरिकों, अन्य पश्चिमी नागरिकों और पश्चिमी देशों की मदद करने वाले अफगानों को बड़े पैमाने पर अमेरिकी नेतृत्व वाले एयरलिफ्ट अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि कतर ने अफगानिस्तान के नए तालिबान शासकों से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि काबुल में नई सरकार की मान्यता पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। करके आ चुके हैं गौरव इस वक्त स्टूडियो में। गौरव, स्वागत है आपका। क्या कुछ खबरें हैं खेल जगत से? शुक्रिया अजय। और खेल जगत की खबरों की शुरुआत करेंगे टेनिस से, जहां पर रैंकिंग में सुधार काफी देखने को मिला है। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन के खत्म होने के बाद पुरुष और महिलाओं की नई रैंकिंग जारी हो गई है।
सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविच अभी नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं, जबकि जोकोविच को हराकर यूएस ओपन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले डेनियल मेदवेदेव दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल एक स्थान के नुकसान के साथ शीर्ष 5 से बाहर हो गए हैं। नई रैंकिंग में वो अब 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। यूएस ओपन में कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली 18 साल की एमा रैडुकानु ने महिलाओं की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। अमेरिकी ओपन की नई चैंपियन एमा 127 स्थान की उछाल के साथ 23वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं यूएस ओपन की उपविजेता कनाडा की 19 साल की लैला फर्नांडिस रैंकिंग में 45 स्थान की उछाल के साथ 28वें पायदान पर पहुंच गई हैं। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी 1075 अंकों के शीर्ष पर बरकरार हैं। बात करते हैं फुटबॉल की, जहां चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना स्विट्जरलैंड के यंग बॉयज से होगा। मैन्यू के लिए चैंपियंस लीग में पिछला सत्र अच्छा नहीं रहा। टीम को ग्रुप दौर में बाहर होना पड़ा था। ऐसे में टीम की कोशिश पिछले प्रदर्शन को भुलाकर जीत के साथ शुरुआत करने की होगी। स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो की वापसी से टीम को मजबूती मिली है। चैंपियंस लीग फुटबॉल के नए सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। ग्रुप एफ में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना स्विस क्लब यंग बॉयज से होगा। पिछले सत्र में ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर इस सत्र में अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से करने की होगी। वैसे पिछले कुछ समय से मैन यू ने मैदान पर बेहतरीन खेल दिखाया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के इस सत्र में वो अब तक अजेय हैं और लीग में शीर्ष पर बने हुए हैं। इस सत्र में मैन यू में शामिल किए गए रोनाल्डो, सांचो और राफेल वराने के इस मुकाबले में खेलने की पूरी संभावना है। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। टीम पिछले सत्र के खराब प्रदर्शन को भुलाकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है। हमारे पास एक टीम है जिसे हम अनुभव और गुणवत्ता के साथ देख सकते हैं और किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं। हमारे पास डेविड डिजिया और हैरी मैगुएर जैसे खिलाड़ी पिछले कुछ साल से हैं। रोनाल्डो और राफेल के आने से टीम और संतुलित हुई है। ये खिलाड़ी टीम को और अधिक मजबूत बनाते हैं। हमने पिछली गलतियों से सीख ली है। मैं कह सकता हूं कि ये इस टीम में कुछ खास है। एक टीम के रूप में वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं और माहौल वास्तव में ही अच्छा है और ये निश्चित रूप से हमें अच्छी स्थिति में खड़ा करेगा। मौजूदा समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक बार फिर मैन यू में वापसी हो चुकी है। रोनाल्डो ने क्लब में शानदार वापसी करते हुए अपने पहले ही मुकाबले में 2 गोल किए थे। क्लब के मैनेजर सोल्शार भी मानते हैं कि रोनाल्डो के आने से टीम और मजबूत हुई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वापसी टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। पहले ही दिनों में उन्होंने अपनी वापसी को सही साबित किया है। ओल्ड ट्रैफर्ड में उन्होंने 2 गोल किए हैं। ये 2 गोल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। आपको पता है वो कितने खास है। क्रिस्टियानो एक शानदार खिलाड़ी है। उनका अनुभव हमें काफी काम आएगा। वो क्लब के महान खिलाड़ी है। उनकी वापसी टीम के लिए बहुत खास है। स्टार स्ट्राइकर एडिसन क्वानी चोट के कारण इस अहम मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्सा नहीं होंगे। इस मैच के लिए मैन यू में युवा स्ट्राइकर एंटोनी एलांगा और 21 वर्षीय गोलकीपर कोवार को शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। चैंपियंस लीग फुटबॉल में ही आज देर रात बार्सिलोना का सामना बायर्न म्यूनिख से होगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये बेहद अहम रहने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की तैयारी पुरजोर तरीके से है और दोनों की ही कोशिश शानदार तरीके से अपने इस अभियान को तेजी देने की है। वैसे बायर्न ने अपने नए सीजन की शुरुआत अच्छे तरीके से की है। टीम के स्टार खिलाड़ी लेवेंडोस्की शानदार फॉर्म में है और पिछले 17 मैच में अपनी अहमियत को सामने रख चुके हैं। वहीं बार्सिलोना की बात करें तो टीम इस बार लायनल मेसी के बगैर मैदान पर होगी। मेसी पीएसजी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में बार्सिलोना के लिए खुद अपने आप में ये एक नया अनुभव जैसा होगा। वैसे बार्सिलोना के लिए दिक्कत यहीं खत्म नहीं है, बल्कि टीम के लिए चोट भी एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते टीम की फॉरवर्ड लाइन पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है। चैंपियंस लीग के बाद बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सोमवार को एवर्टन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बर्नले को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ एवर्टन लीग में चौथे स्थान पर आ गई है। पहले हाफ में किसी भी टीम की तरफ से गोल नहीं हो सका।
दूसरे हाफ में एवर्टन और बर्नले दोनों ने आक्रामक खेल दिखाया। बर्नले ने 53वें मिनट में बेन मी के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त ले ली। हालांकि 7 मिनट बाद ही एवर्टन ने माइकल कीन के गोल की मदद से मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। 65वें मिनट में टाउनसेंड ने 25 यार्ड की दूरी से शानदार शॉट लगाते हुए गोल करके एवर्टन की बढ़त को 2-1 कर दिया। 1 मिनट बाद ही ग्रे ने गोल करके एवर्टन की 3-1 से जीत तय कर दी। तो अजय, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, जहां पर फुटबॉल प्रेमियों के लिए काफी कुछ खास रहा आज की हमारी इस खेल प्राइम में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मिड डे प्राइम में हमारी बारी है अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और आज़ादी का सफर, इस कड़ी में हम गढ़ी चेरला हरिसर्वोत्तम राव द्वारा किए गए क्रांतिकारी कृत्यों और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध पुस्तकालय आंदोलन का नेतृत्व करने के बारे में जानेंगे। आज आंध्र तिलक के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी गाड़ी चेरला हरिसर्वोत्तम राव की जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1883 में करनूल में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की विचारधारा से प्रभावित राव बेहद छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। राव पर बिपिन चंद्र पाल का असर पड़ा। मेधावी छात्र राव ने सन 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एमए किया था। राजमंड्री के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में हुए उनके एक भाषण से, पाल के उस विचार उत्तेजक भाषण से प्रेरित छात्रों ने अगले दिन कॉलेज में वंदे मातरम लिखे हुए बैज पहन लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कॉलेज के तत्कालीन अंग्रेज प्रिंसिपल मार्क हंटर को ये रास नहीं आया और उन्होंने छात्रों के तब तक कॉलेज में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जब तक वे उस बैज को हटा नहीं लेते। लेकिन छात्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने छात्र नेता राव को कॉलेज से बर्खास्त कर दिया। सन 1908 में राव ने स्वराज्य नामक एक तेलुगु साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की। अंग्रेजों ने घोषणा की कि राव का लेख विपरीत बुद्धि राजद्रोह है और इस आरोप में उन्हें 3 साल के लिए जेल की सजा सुना दी गई। सन 1914 में राव होम रूल लीग की आंध्र इकाई के सचिव बने। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। 1923 में वो स्वराज पार्टी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। गाड़ी चेरला हरिसर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन के भी अगुवा माने जाते हैं। तेलुगु भाषी क्षेत्रों में पुस्तकालय आंदोलन के वो प्रमुख हस्ताक्षर रहे। राव रिकॉर्ड 24 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। उन्हें भारतीय पुस्तकालय संघ कलकत्ता के उपाध्यक्ष और मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रौढ़ शिक्षा के पहले निदेशक होने का भी गौरव हासिल है। उनका पुस्तकालय आंदोलन ही था जिसकी वजह से उन दिनों मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 पारित हुआ। राव ने कई पत्रिकाओं और अखबारों का संपादन भी किया, जिनमें से प्रमुख रहे आंध्र केसरी, नवयुगम, आंध्र पत्रिका, मातृसेवा, आंध्र वर्था और पंचायती राज्यम। आंध्र पत्रिका के पहले संपादक के रूप में नामित राव राष्ट्र के लिए खड़े रहे। उन्हें तेलुगु पत्रकारिता का प्रमुख स्तंभ होने का सम्मान भी हासिल है।
और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ऐसी ही अनकही अनछुई कहानियां हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आज के मिड डे प्राइम के इस अंक में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह अंक पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए।